नाउ विल स्टार्ट विथ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स क्या है? कोफैक्टर्स एज द नेम सेज, को मतलब अलॉन्ग विथ दैम, साथ में, ठीक है। वो ऐसे फैक्टर्स है जो कि साथ में रहकर काम को क्या करते हैं और ज्यादा एनहांस करते हैं। सो दे एनहांस एंजाइमेटिक परफॉर्मेंस, एंजाइम परफॉर्मेंस, एंजाइम के परफॉर्मेंस को वो क्या करते हैं और ज्यादा एनहांस करते हैं, मतलब के ठीक है, बेटर करते हैं, ठीक है। अब यहां पर बोला है कि एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हमें पता है पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यहां पर बात आ जाती है नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कैसे है, दीज आर नॉन प्रोटीनेशियस। इनके पास में क्या होता है, जो कोफैक्टर्स होते हैं नॉन प्रोटीन होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा कोफैक्टर, कोएंजाइम जिसको हम कह देंगे, ठीक है, कोएंजाइम आ जाएगा, और दूसरा आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाएगा। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं इनके अंदर मेटल आयंस आ जाते हैं। ये कैसे होगा, इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। मतलब अब उसका मतलब कि रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा एंजाइम। अब एंजाइम को एक्टिव बनाना है और कैटालिटिकली एक्टिव बनाना है तो उसके लिए रिक्वायर होगा कोफैक्टर, ठीक है। क्या रिक्वायर होता है, कोफैक्टर। इन दीज इंस्टेंसेस, मतलब ऐसे टाइम पर प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम, ठीक है। एपो एंजाइम मतलब कि जो प्रोटीन पार्ट है पूरे इसका, ठीक है, जो प्रोटीन पोर्शन होता है आफ्टर द एंजाइम बिकम्स कैटालिटिकली एक्टिव, ठीक है। मतलब सपोज करो कि दिस वॉज एन एंजाइम और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट समवॉट इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर तो ये जाके नहीं जुड़ेगा, सो वी रिक्वायर समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, जहां से वो स्ट्रक्चर को क्या कर दे, पूरी तरीके से सेम कर दे और फिर ये चीज यहां पर आके जुड़ जाए, ठीक है। मतलब यहां पर नाउ इट कैन कम, ठीक है, इट कैन अकोमोडेट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये जो पोर्शन था, दिस पर्टिकुलर पोर्शन दैट वाज हियर, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कोफैक्टर पार्ट, और इसी को हम कहते हैं कोएंजाइम, ठीक है। तो हमारे पास में एक आ जाता है, दिस इज द प्रोटीनेशियस पार्ट, प्रोटीनेशियस पार्ट को हम कह देते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। और दूसरा आ जाता है 3 फैक्टर्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज और दूसरा जो आता है उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। याद रखना है एपो एंजाइम क्या है, द प्रोटीन पार्ट दैट इज द एक्चुअल एंजाइम, उसको कैटालिटिकली एक्टिव कराने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज द कोफैक्टर और द कोएंजाइम, ठीक है। 3 काइंड्स ऑफ फैक्टर्स हमें मिलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स इसके अंदर आ जाते हैं इन द ऑर्गेनिक पार्ट, और जो मेटल आयंस होते हैं ये इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप कोफैक्टर की जगह कोएंजाइम, ठीक है। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर एक डिफरेंस मेजर है, और वो मेजर डिफरेंस ये है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत ही टाइटली बाउंड हो जाता है, ठीक है, एक एंजाइम के साथ, वो पर्टिकुलरली उसी एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाता है। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये मल्टीपल एंजाइम्स के लिए नहीं बना है, मल्टीपल अलग अलग एंजाइम्स के लिए नहीं बना है, वो एक ही टाइप के एंजाइम के साथ में काम करता है। लेकिन जो को एंजाइम्स होते हैं ये ट्रांजिएंट बॉन्ड बनाते हैं, ट्रांजिएंट बॉन्ड मतलब टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं, जब तक रिएक्शन हो रहा है तब तक वी विल बी बाइंडेड विद ईच अदर, लेकिन जैसे रिएक्शन खत्म हो जाएगा नाउ आई एम फ्री, ये को एंजाइम्स होते हैं। दूसरी चीज कि वो मल्टीपल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स के साथ में बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक के साथ में जुड़ता है, परमानेंटली जुड़ता है, कोएंजाइम्स रिएक्शन कंप्लीट होने तक के जुड़ते हैं, दूसरे रिएक्शन के दूसरे एंजाइम्स में भी इनको यूज किया जाता है बिकॉज दे हैव दिस पर्टिकुलर फीचर कि वो मल्टीपल एंजाइम्स उनके साथ ठीक है बाइंडिंग कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक टाइप का कोफैक्टर है, एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंडेड टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम कौन सा पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, पेरोक्सीडेज और कैटालेज क्या करवाते हैं, ये दोनों ही वो पार्ट है, पेरोक्सीडेज और कैटालेज, पेरोक्सीडेज और कैटालेज ये दोनों ही रिडॉक्स रिएक्शन के लिए काम आते हैं। किसके लिए काम आ जाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन से ग्रुप के अंदर जाएंगे, दे बिलोंग टू विच ग्रुप, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ठीक है।
अब क्या करवाते हैं, ये H2O2 का ब्रेक डाउन करवाते हैं, मतलब कि हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जहां पर भी इसका ब्रेक डाउन करवाना है, मतलब वहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर ये दोनों ठीक है एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज। अब ये कैटलाइज कराते हैं ब्रेक डाउन ऑफ दिस टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पर जो है इस तरीके का दिस इज द एंजाइम वाला पोर्शन, और यहाँ पर एक ठीक है सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है, H2O2 है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पर जोड़ना है, और वो सबस्ट्रेट का जो शक्ल है कुछ इस तरीके का है, सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाके तो जुड़ता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो नाउ वी रिक्वायर दैट पर्टिकुलर रोल कम्स, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, जो यहाँ पर एक्चुअल में बाइंडिंग साइट को एक्टिव कराता है, और वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो इस तरीके का शेप का होता है, और ये यहाँ जाके बाइंड कर लेगा। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग कैन कम एंड बाइंड एट दिस साइट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट था जिसने यहाँ पर एक्टिव साइट पर ज्वाइंट होकर क्या कर दिया, यहाँ का जो एक्टिव साइट है दैट बिकम्स ओपन फॉर व्हाट, ओपन फॉर द इनकमिंग सबस्ट्रेट। तो ये जो फैक्टर था जो इसके साथ में एंजाइम के एक्टिव साइट को और कैटालिटिकली एक्टिव बनाने वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोफैक्टर और द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर हीम के ठीक है जो पर्टिकुलर ठीक है H2O2 है उसका क्या करवाना है, पेरोक्सीडेज, ठीक है, पेरोक्सीडेज के थ्रू। दिस इज योर पेरोक्सीडेज, सपोज करते हैं दिस इज योर पेरोक्सीडेज और कैटलेज, और यहाँ पर ये H2O2 को लेके जाना था, ठीक है, सबस्ट्रेट है ये हमारा, यहाँ पर लगाना था एक्टिव साइट पर और रिएक्शन फॉरवर्ड करवानी थी, लेकिन ये कोफैक्टर यहाँ पर नहीं रहेगा, दैट इज योर हीम पार्ट। ये हीम पार्ट जो है जब तक यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। क्या नहीं काम कर पाएगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम को काम करवाने के लिए ये प्रोस्थेटिक ग्रुप रिक्वायर्ड होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। समझ आ गया। कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक है, याद रखना है, बट देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मतलब टेम्पररी होता है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्पररी होता है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। सिर्फ कैटालिसिस के टाइम पर इतना इनका होता है, ठीक है। फर्दरमोर कोएंजाइम्स सर्व एज कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस। मल्टीपल डिफरेंट कैटलाइज रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स के साथ में ये बॉन्ड सर्व करते हैं। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स, ठीक है। अब ये कोएंजाइम्स के भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम विटामिन के नाम से जानते हैं। तो सपोज करते हैं जस्ट फॉर वन इंस्टेंस, ठीक है, सपोज करते हैं दिस इज वन, ठीक है, एंजाइम, दिस इज वन एंजाइम, यहां पर रिक्वायर्ड था इस तरीके का कुछ कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम, ठीक है। अब जो ये है ना सबस्ट्रेट इज नॉट एबल टू कम हियर जब तक कि यहां पर क्या नहीं होगा, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट यहां पर आके नहीं जुड़ पाएगा जब तक कि ये पोर्शन इसके लिए लॉकिंग नहीं हो जाएगा, बिकॉज ये यहां पर आके जुड़ेगा, कुछ इस तरीके से आके जुड़ेगा ये, और ये जो स्पेस है ये ओपन रह जाएगी, ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो तब एट दैट टाइम जो पर्टिकुलर पार्ट यहां पर आकर जुड़ता है अलोंग विद दी कोएंजाइम उसको हम कहते हैं विटामिन। विटामिन्स क्या होते हैं, समझ आया, विटामिन्स को एंजाइम्स के साथ में काम करते हैं, ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स के साथ काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फेमस एग्जांपल है कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये है NAD, और वैसे ही NADP है दैट इज निकोटिन, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो यहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, और जो NADP होता है अगेन ये दोनों ऑक्सीडेशन भी कर पाते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन भी कर पाते हैं, ठीक है, NAD और NADP, ठीक है, इनका जो ऑक्सीडेशन जब होता है तो NAD प्लस बन जाएगा और NADP प्लस बन जाएगा, ठीक है, और जब रिडक्शन होता है तो एट दैट टाइम NADH और NADPH बन जाता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो इसके जो है मल्टीपल काम होते हैं एंजाइम के। अब ये एंजाइम के साथ में विटामिन नायसिन आ जाता है। विटामिन नायसिन को क्या कहते हैं, विटामिन B3 कहते हैं, इसी को हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। ये सारे नाम आपकी बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन आपको याद रखने जरूरी है क्योंकि आजकल नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो कि नायसिन आखिर क्या है। आपके अंदर खुद ये उत्सुकता आनी चाहिए कि ये विटामिन नायसिन कौन सा विटामिन है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर लर्निंग द लिविंग सिस्टम्स, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको करना है यहाँ पर कि नायसिन क्या था,
नायसिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको पढ़ना ही है, विटामिन B3 है, इतना याद रखना है, और इसी को हम निकोटिनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नायसिन यहाँ पर विटामिन होता है जो कि NAD और NADP के साथ में काम करता है। दिस इज अ को एंजाइम जो कि दूसरे एंजाइम्स के साथ में जाके जुड़ते हैं और फिर सबस्ट्रेट को फर्दर काम करवाते हैं। सो नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस। अब यहाँ पर आ जाते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के अंदर ऑफकोर्स मेटल आयंस बचते हैं। फर्दर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइड। मतलब कि सपोज करो दिस इज वन एक्टिव साइड, ठीक है, दिस इज वन एक्टिव साइड, दिस इज व्हाट, दिस इज वन एक्टिव साइड, वेट दूसरी कोई एक्टिव साइड बनाते हैं अभी, ठीक है। अब सपोज करो ये एक्टिव साइट है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द एक्टिव साइट। हम बात कर रहे हैं मेटल आयंस के बारे में, तो यहाँ पर कोई ना कोई, ठीक है, एपो एंजाइम वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने क्या लगाना है, सबस्ट्रेट बाइंड करवानी है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या सबस्ट्रेट बाइंड करवाएंगे। सो दिस वाज वन सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन को फॉरवर्ड कराएगा, कैटालिसिस का काम क्विक करवाएगा, वो होगा यहाँ पर प्रेजेंट हुआ, ठीक है, मेटल आयन, दैट इज वन कोफैक्टर, जो कि क्या करता है, एक तरफ बॉन्ड बनाता है विद द एपो एंजाइम और दूसरी तरफ बॉन्ड बनाता है विद द सबस्ट्रेट, ठीक है, दोनों तरफ बॉन्ड बना रहा है। और इसका एग्जांपल भी आपको दिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मेटल आयन, और ये मेटल आयन के अंदर आपको एक एग्जांपल जिंक का दिया हुआ है, ठीक है, Zn+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के साथ में ये काम करता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये क्या करते हैं, दीज आर नथिंग बट पेप्टाइडेज, दीज आर नथिंग बट प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक, लाइटिक मतलब तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइसिस करवा रहे हैं, किसके बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच में। अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बोला है, मतलब जो आपको पता है अमाइनो एसिड के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, एक जगह एक जगह H, एक जगह R और एक जगह NH2 प्रेजेंट होता है और एक जगह कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहां से जब चेन स्टार्ट होती है एंजाइम को, ठीक है, एंजाइम की ब्रेकडाउन करवाने की, ठीक है, प्रोटीन के अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल पार्ट से जब C टर्मिनल से जब वो स्टार्ट करते हैं तो वी यूज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो यहां से क्या करता है, वो बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करता है विद मल्टीपल एंजाइम्स, ठीक है, मल्टीपल प्रोटीन्स। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर कौन सा यूज किया गया है, तो एक्टिव साइट एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। तो एक तरफ वो किसके साथ जुड़ा है, नाउ दिस इज वन, ठीक है, मेटल आयन, एक तरफ वो जुड़ा है सबस्ट्रेट के साथ और दूसरी तरफ वो जुड़ा है विद द एपो एंजाइम, दैट इज द एंजाइम वाला पार्ट। जिंक इज अ कोफैक्टर। जिंक क्या है, इट इज वन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। समझ में आ गया इनका वर्किंग कैसे होता है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम विच टेस्टिफाइज। टेस्टिफाइज मतलब ये प्रूव करता है दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। मतलब कि जब आप इसको रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो पहले तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, एकदम स्ट्रांगली बाइंड हो जाता है। मतलब अगर ये एक बार बाइंड हो गया यहाँ पर और अगर आपने इसको रिमूव करने का ट्राई किया तो दिस पार्ट विल गेट डीनेचर्ड समवेयर, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, दिस एक्टिव साइट विल गेट ओके डिस्ट्रॉय। ठीक है, समझ में आया। तो इसको रिमूव करना क्या होता है, मुश्किल होता है। वैसे ही हम दूसरे कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स के बारे में एग्जांपल ले सकते हैं कि इन्हें अगर हम निकाल दे तो कैटालिटिक एक्टिविटी या तो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी 2 वे में लॉस्ट हो सकती है, या तो वो कैटालिसिस कर ही नहीं पाएगा एंजाइम, या तो फिर उसका जो एक्टिव साइट है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। सो कोफैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल, यस, या फिर वो ऑप्शनल होते हैं, नहीं ऑप्शनल नहीं होते हैं, कैटालिसिस के लिए कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। फटाफट से हम समरी देख लेते हैं। सब कुछ समझ में आ गया है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, पिछले 2025 से लेकर 2010 तक के पूरे पीवाईक्यूज अब तक के मैंने 2 चैप्टर्स के कराए हैं। विल बी मूविंग ऑन टू मोर चैप्टर्स, ठीक है, और वो आपको हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम पीवाईक्यूज का सेशन रखेंगे जहां पर हम सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ये करने के बाद अपनी पीवाईक्यू की बुक खोलो, सॉल्व करने का ट्राई करो, जो रॉन्ग आए गो टू द आंसर की। वीडियो सोल्यूशन मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, 2025 से लेकर 2010 कोई भी बुक से देखो, कोई भी बुक से देखो, ठीक है, पीवाईक्यूज तो सेम ही रहेंगे। सोल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा आंसर किसका है और क्यों है, क्यों वो आंसर है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे लोग को ना मिल जाता है आंसर की फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से उनको आंसर की मिल जाता है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि अगर 2 ऑप्शन के बीच में ठीक है, उनको कंफ्यूजन है तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि बी क्यों है डी क्यों नहीं है। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस को मैं जब ठीक है बेसिस रखकर आपको समझाती हूँ, सारे ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन देती हूँ, तो आपको समझ में आता है एंड आई गेट ग्रेट अमाउंट ऑफ गुड फीडबैक। तो आप लोग वो वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को
उसको किस तरीके से पहले तो सॉल्व करना है, कैसे समझना है, व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू से अस, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द PYQ सेशन. Please, you have to see that. Okay, although there is a bewildering diversity of living organisms, the chemical composition and metabolic reactions appear to be remarkably similar. मतलब कि डायवर्सिटी देखी जाती है लेकिन केमिकल रिएक्शंस काफी ज्यादा हमारे साथ में सिमिलर होते हैं. एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज एंड नॉन लिविंग मैटर अपीयर ऑल्सो टू बी सिमिलर. जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन हमने देखा कि हमारे पास में जो लिविंग है और नॉन लिविंग मैटर है, नॉन लिविंग मतलब अर्थ का क्रस्ट हो गया, ठीक है, काफी सारा हमें पास में क्या आ जाता है, सिमिलैरिटी देखी जाती है. व्हेन एनालाइज क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिव मतलब कि क्या कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, कितनी, क्वांटिटेटिवली नहीं बोल रहा है हम बोल रहे हैं क्वालिटेटिवली. क्वालिटेटिव मतलब कौन से कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सारे उनके भी अंदर है, मतलब अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग पार्ट और लिविंग पार्ट के अंदर भी है. हाउएवर क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस समझ में आया, जैसे कि कार्बन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में उसका डिफरेंट कॉम्पोजिशन है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या बताया है कि रिलेटिव अबंडेंस मतलब कि जब कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो अबंडेंस अगर देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज हायर इन लिविंग सिस्टम्स व्हेन कंपेयर टू इनएनिमेट. इनएनिमेट जो मूव नहीं करता, जो एनिमेशन शो नहीं करता है, इनएनिमेट मैटर मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग के साथ में जब हम कंपेयर करेंगे तो वो कैसा होता है, CH और O, CHO याद रखना है, ये तीन चीज होती है जिसका रिलेटिव अबंडेंस हमारी बॉडी में ज्यादा होता है. ठीक है, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर. सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में या फिर कोई भी लिविंग मैटर में वाटर होता है. थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, हमें पता है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं जिसको हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं. ठीक है, सो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स लेस देन 1000 डाल्टन्स. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड शुगर्स, डाइसैकेराइड शुगर्स, मोनो और डाइसैकेराइड शुगर्स आ जाएंगे, फैटी एसिड्स आ जाएगा, ग्लिसरॉल आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे क्या हो जाते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं. ये सारे स्मॉल पार्ट्स होते हैं अमाइनो एसिड्स, ये सारे उनके क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स है. So there are 20 types of amino acids, 5 types of nucleotides. 5 types of nucleotides का भी हमने पूरा ऊपर जिक्र किया है. Fats and oils are glycerides. पता है हमें fats और oils, they are differentiated on the basis of melting point, in which fatty acids are esterified to glycerol. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्लिसराइड कहते हैं. और ग्लिसराइड के और भी पार्ट देखे जाते हैं, मोनो, डाइग्लिसराइड, ठीक है, और फिर पॉलीग्लिसराइड्स. ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स जो हमको सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं. लेसिथिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, याद रखना है लेसिथिन. ओके, इन एडिशन फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड. ठीक है, ये फॉस्फोराइलेटेड होता है. अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसके अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं. ये मैक्रोमोलिक्यूल्स इसलिए कहा जाता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्योंकि इनका जो वेट होता है मोर देन 1000 डाल्टन्स आता है और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आते हैं. प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, मल्टीपल शुगर्स के साथ बिना है, मल्टीपल अमाइनो एसिड्स के साथ और मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेसिस के मिलने से बना है. They are found in living organisms systems. ठीक है, लिपिड्स बिकॉज ऑफ their association with membrane separate in macromolecular fraction. इनका जो वेट होता है वो मोर देन 1000 नहीं होता, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, कि वो एसिड सॉल्युबल के अंदर नहीं आ पाते, ऊपर इनसॉल्युबल के अंदर रह जाते हैं. दैट इज वाई उनको भी हम बायो मैक्रो, मतलब वो दे आर नॉट ट्रूली मैक्रो, दे आर नॉट ट्रूली माइक्रो. ठीक है, सो यस, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर polymers. They are made up of building blocks which are different. Building blocks इनके of course different होते हैं. Proteins are heteropolymers. Heteropolymers क्यों बोला है, जैसे multiple amino acids, glycine है, serine है, alanine है, ये multiple amino acids मिलकर कोई प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो ये heteropolymer बोला गया है. Of what? इसका building block amino acid है. Nucleic acids, RNA, DNA are composed of what? Nucleotides. ठीक है, bio macromolecules have hierarchy of structures. प्राइमरी, ठीक है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी. न्यूक्लिक एसिड सर्व एज जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लिक एसिड का रोल बताया है. पॉलीसेक्राइड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स. हमने देखा था एन-एसिटाइल ग्लाइकोसामाइड, और हमने देखा था ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन बनता है काइटिन होता है. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, जो कि सेल वॉल ऑफ प्लांट फंजाई एंड ऑल्सो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स के अंदर देखा जाता है. दे आर ऑल्सो स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, अपने अंदर रखते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन रखते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ व्हाट, एनर्जी. प्रोटीन सर्व अ वेराइटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस. वी ऑल नो मेनी ऑफ देम आर एंजाइम्स, सम आर एंटीबॉडीज, सम आर रिसेप्टर्स. तो प्रोटीन्स का एक टेबल बनाया है जहां पर आपको प्रोटीन्स अलग अलग कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो
बताया है और वो फॉर्म का क्या काम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एंटीबॉडीज की बात कर ले तो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, ये 5 एंटीबॉडीज होती है। ऑल दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। एंजाइम्स के हमने अलग अलग क्लासेस देख लिए। रिसेप्टर्स और हार्मोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हार्मोन्स का एग्जाम्पल इंसुलिन दिया हुआ है एंड सम अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क करना है। ठीक है, पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो मिलता है एनिमल वर्ल्ड के अंदर, हाँ, तो कोलेजन कहाँ मिलता है? दिस इज मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड। सिर्फ एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो कोलेजन सबसे ज्यादा मिलता है। और जो रुबिस्को होता है ये पूरे के पूरे बायोस्फीयर मतलब पूरा लिविंग सिस्टम, पूरा अड्डा लिया है, पूरा लिविंग सिस्टम। बायोस्फीयर इज नथिंग बट एवरीथिंग, पूरा मिला के जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन मिलता है लिविंग सिस्टम्स के अंदर वो होता है रुबिस्को। ठीक है, दैट इज नथिंग बट राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। This is the most abundant protein in whole of the biosphere. Enzymes are proteins which catalyze biochemical reactions. ठीक है, enzymes are nothing but protein. ये catalysis करवाते हैं. Ribozymes are nucleic acid. तो ribozymes are a category or the one of the class of enzymes which are nothing but ठीक है, ribozymes are made of nothing but nucleic acid. राइबोजाइम्स के अंदर आरएनए यूज किया हुआ होता है विद कैटलिटिक पावर। प्रोटीनेशियस एंजाइम्स एग्जिबिट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, मतलब जो एंजाइम्स, ये प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं, दिस आर नथिंग बट कैटलिस्ट। लेकिन जो हमारा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है जो हम केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं होता, उसको आप कोई भी रिएक्शंस के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल रिएक्शंस के अंदर यूज कर सकते हो। लेकिन जो प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, दे रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, तो उनको हमें एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर देयर वर्किंग। ठीक है, फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी। दे आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये क्या चीज कम करवा देंगे? एक्टिवेशन एनर्जी कम करवा देंगे। ठीक है, ऑफ रिएक्शंस एंड एनहांस ग्रेटली द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आ गया है? न्यूक्लिक एसिड्स कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एंड पास फ्रॉम पेरेंटल टू प्रोजेनी। यहां तक कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके पीवाईक्यूज और बहुत सारे एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरी प्लेलिस्ट काफी ज्यादा रेडी हो चुकी है, बहुत सारे चैप्टर्स अभी भी बाकी है, उनको हम कंप्लीट करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर होगा आपको सब कुछ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम पर आपको इन सबका पीडीएफ मिल जाएगा, चैप्टर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। जो क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ उसका सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएगा और आंसर शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर की भी मिल जाएगी। वीडियो सोल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोडेड है। जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। और अगर हेल्पफुल लगे वीडियो सब्सक्राइब कर देना और पीवाईक्यू सेशन देखना मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रही हूँ, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज बार बार करो, आपको याद हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ए इज कॉल्ड एज बी, ए इज कॉल्ड एज बी, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं बहुत जगह पर। ए इज कॉल्ड एज बी, मैं सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम के अंदर बी दिया होता है, ए पूछा होता है, तो ये आपको समझ में आ जाता है कि ये तो मैंने क्वेश्चन देखा है। तो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। ऑल दो 2025 का अगर हम ग्राफ देखें तो उससे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सिर्फ पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है या फिर कुछ आउटसाइड मटेरियल भी देने हैं, आउटसोर्सेज भी देखने हैं। बट क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, थोड़े बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, लेकिन जितना एनसीईआरटी में दिया है उसको पक्का कर लो। ठीक है, उसको पक्का करने के लिए वीडियो सॉल्यूशंस देखो, खुद से सॉल्व करो, ट्राई योर लेवल बेस्ट। ठीक है, एंड दैट्स इट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।